नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टीचिंग अड्डा 2.0 पर। आज हम फिर चाइल्ड डेवलपमेंट यूपी टेट स्पेशल लेकर आए हैं। 50 क्वेश्चनों की श्रृंखला 15 क्वेश्चनों की एक श्रृंखला लेकर आए हैं जिस पे हम चर्चा करेंगे आज। पहला क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर शैक्षणिक घंटे निर्धारित हैं कितने? 800, 1000, 1100, 700। इस पे जिक्र करना है कि प्राथमिक स्तर पर शिक्षा के जो दो स्तर, एक प्राथमिक और एक उच्च प्राथमिक होता है। कोई भी अगर एक शिक्षक है तो उसे कितने निर्धारित घंटे पूरे वर्ष कार्य करने होते हैं? तो 800 घंटे वर्क करने होते हैं। वो 800 घंटे किसके होते हैं? तैयारी के घंटे होते हैं। यदि उच्च प्राथमिक का कोई शिक्षक होगा तो उसे ये कार्य कितने घंटे करने होंगे? 1000 घंटे वर्क करना होता है। आपके इसका जिक्र आपके आरटीई 2009 के अंतर्गत किया गया है। आरटीई 2009 में 800 घंटे की बात की गई है प्राथमिक स्तर के एक शिक्षक को पूरे वर्ष में। अगला, प्राथमिक स्तर पर शिक्षक के न्यूनतम कार्य दिवस हैं कितने? कार्य दिवस न्यूनतम हैं 200, 220, 1000 और 800। अर्थात जब आपकी नियुक्ति होगी प्राथमिक विद्यालय में तो आपको कितने दिन कार्य करने हैं। कार्य दिवस का मतलब वर्किंग डे की बात की जा रही है। आपकी छुट्टियां इसमें काउंट नहीं होती हैं। तो 200 दिन आपको काम करने हैं। कल्पना करिए कि मात्र 200 दिन काम करेंगे और सरकार आपको पूरे 365 दिन की सैलरी देगी। लेकिन यदि आप कहीं उच्च प्राथमिक में हैं तो आपको कितने दिन काम करने पड़ेंगे? तो याद रखना, वो 220 दिन काम करने पड़ेंगे। याद रखना, प्राथमिक स्तर पे 200 और उच्च प्राथमिक स्तर पर 220 दिन काम करने हैं। सैलरी कितनी लेनी है? 365 दिन की। अर्थात न्यूनतम कार्य दिवस ये आपका है जिसमें आपकी छुट्टियां शामिल नहीं होती हैं। अगला, शिक्षा का अधिकार भारतीय संविधान के किस मूल अधिकार में सम्मिलित है? संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार। तो याद रखिएगा, जो आपके शिक्षा का अधिकार भारतीय संविधान के किस, तो याद रखना भारतीय संविधान की स्वतंत्रता का अधिकार। अर्थात प्रत्येक बालक किसी भी शिक्षण संस्थान में प्रवेश लेने के लिए क्या है? स्वतंत्र है। क्योंकि आरटीई 2009 के अंतर्गत जिक्र किया गया कि कोई भी शिक्षक कोई भी विद्यालय किसी भी बच्चे की ट्रांसफर सर्टिफिकेट नहीं रोक सकता है। उसे वापस करना ही होगा यदि उसकी इच्छा उस विद्यालय में पढ़ने की नहीं है। इसलिए स्वतंत्रता का अधिकार आपके आरटीई 2009 से जुड़ा हुआ है। ये जिक्र किया गया है आरटीई 2009 में। अगला क्वेश्चन नंबर 4, क्रियात्मक अनुसंधान का प्रमुख कार्य है नए तत्वों को खोजना, स्थानीय समस्याओं का समाधान करना, ज्ञान देना, नई तथा आधारभूत समस्याओं का समाधान करना। क्रियात्मक अनुसंधान की बात, अनुसंधान का मतलब क्या होता है? खोज से होता है। अनुसंधान किसी भी क्षेत्र में किया जा सकता है, लेकिन क्रियात्मक अनुसंधान आपकी शिक्षा से संबंधित होती है। स्थानीय समस्याओं का क्या करना? समाधान करना। शिक्षा से संबंधित, शिक्षा में आने वाली समस्या के समाधान करने के लिए विधियों की खोज की जाती है, वो आपका क्या कहलाता है? अनुसंधान। इसलिए बार बार क्या होता है? परिवर्तित तो होती रहती हैं सारी चीजें, विधियां, तकनीकी, और हर शिक्षण सामग्रियों का भी क्या होता है? नवीनीकरण होता है। ये किसके कारण होता है? ये क्रियात्मक अनुसंधान के कारण होता है। 5वां क्वेश्चन, व्यक्तित्व के निर्माण का महत्वपूर्ण साधन है भाव, अनुकरण, सहयोग, संवेग। अर्थात कहने का मतलब, भाव की बात की जाएगी तो भाव को फीलिंग कहा जाता है। अनुकरण करने की बात की जाएगी, सहयोग की बात की जाएगी, संवेग।
अर्थात किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण साधन कौन होता? अनुकरण होता। अब आप याद रखना, अगर आपने बंडूरा को पढ़ा होगा, अल्बर्ट बंडूरा ने कहा कि जब कोई व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास होना होता है तो व्यक्ति जिस चीज को देखता है उसको क्या कर लेता है? कॉपी कर लेता है। कॉपी करना ही आपके किस में आएगा? अनुकरण में आएगा। इसलिए अनुकरण का सिद्धांत पूछा जाएगा, नकल का सिद्धांत पूछा जाएगा, और परीक्षण का सिद्धांत पूछा जाएगा, प्रक्षेपण का सिद्धांत पूछा जाएगा। तो ये आपके बंडूरा से संबंधित हैं। अगला, कोहलर का अधिगम सिद्धांत निम्नलिखित नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, पुनर्बलन का सिद्धांत, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत। कोहलर एक संज्ञानवादी मनोवैज्ञानिक थे। ये आपके जर्मन के रहने वाले थे, गेस्टाल्टवादी थे, और गेस्टाल्टवादियों ने सूझ पे ज़्यादा बल दिया, अंतर्दृष्टि पे ज़्यादा बल दिया। पुनर्बलन का सिद्धांत सीएल हल ने दिया था। प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत आपके थर्नडाइक के द्वारा दिया गया था। उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत आपके थर्नडाइक के द्वारा दिया गया था। तो याद रखना, उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, पुनर्बलन का सिद्धांत आपके हल ने दिया। लेकिन पुनर्बलन को सबसे ज़्यादा महत्व किसने दिया था? स्किनर ने सबसे ज़्यादा महत्व दिया था। ठीक, याद रखिएगा कोहलर के बारे में। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, जब किसी वस्तु को देख कर या स्पर्श करके ज्ञान प्राप्त किया जाता है तो वह अधिगम क्या कहलाता है? प्रत्यक्षात्मक अधिगम, ज्ञानात्मक अधिगम, साहचर्यात्मकता अधिगम, करके सीखना। प्रत्यक्ष का मतलब होता कि जब कोई वस्तु हमारे सामने उपस्थित होती है। ज्ञानात्मक का मतलब होता कि जिस चीज का अनज्ञान हो जाए हमें। तो याद रखना, जब तक कोई वस्तु प्रत्यक्ष रूप से सामने होगी नहीं तब तक हमें उस चीज का ज्ञान नहीं हो सकता। इसलिए प्रत्यक्षात्मक अधिगम, जब हम किसी वस्तु को देखते हैं, स्पर्श करते हैं और उससे संबंधित कुछ सीखते हैं। साहचर्यात्मकता का मतलब होता है कि जो चीज़ें आपके सामने नहीं हैं और उससे जुड़ी हुई चीज़ों को आप भी क्या करते हैं? जोड़ के पढ़ने का प्रयास करते हैं। अगला क्वेश्चन, अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, कमेंट करके बतलाइएगा क्लासेस कैसी लग रही हैं। 8वें क्वेश्चन पे चलते हैं। अंतर्दृष्टि के प्रभाव डालने वाले तत्व हैं। अंतर्दृष्टि अर्थात कोहलर की बात की जा रही। बुद्धि का प्रभाव पड़ता है, प्रयत्न का प्रभाव पड़ता है, अनुभव का प्रभाव पड़ता है, उपयुक्त सभी का। तो अंतर्दृष्टि सूझ के सिद्धांत को सबसे ज़्यादा महत्व देने वाला कौन सा तत्व है? ये बातें आपसे पूछी जा रही हैं। तो याद रखना, बुद्धि का होना बहुत ज़रूरी है, प्रयत्न करना भी ज़रूरी है, प्रयत्न के साथ आपको अनुभव मिलेगा। अनुभव, इसलिए चौथा वाला विकल्प आपका क्या होगा? सही होगा, क्योंकि अंतर्दृष्टि सूझ का सिद्धांत कोहलर ने दिया था। ये गेस्टाल्टवाद से संबंधित थे। गेस्टाल्टवाद की स्थापना 1912 ईस्वी में हुई थी। शिक्षा के क्षेत्र में प्रयोग 1920 ईस्वी में किया गया था। गेस्टाल्ट संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो याद रखना, आपके जो प्रयोग करने वाला सबसे ज़्यादा महत्व होता है तो आपके कोहलर महोदय थे। बाकी वर्दीमर आपके जो है संस्थापक माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन, मापन किया जाने वाला व्यक्तित्व का प्रत्येक पहलू व्यक्तिक भिन्नता का अंश है। यह परिभाषा किसने दी थी? कुर्ट लेविन, स्किनर, जेम्स ड्रीवर, इनमें से कोई नहीं। अर्थात व्यक्तित्व का प्रत्येक पहलू व्यक्तिक भिन्नता का अंश है जिसका मापन किया जाता है। ये कथन किसका है? स्किनर का है। व्यक्तित्व को अंग्रेजी में पर्सनालिटी कहते हैं। पर्सनालिटी आपके कह लीजिए ग्रीक भाषा के पर्सोना शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है मुखौटा। मुखौटा अर्थात प्राचीन काल में यूनान के लोग जो है मुखौटा पहनकर रोल प्ले किया करते थे। इसी को व्यक्तित्व कहा जाता है। व्यक्तित्व दो प्रकार के होते हैं, एक आंतरिक व्यक्तित्व और एक बाह्य व्यक्तित्व। अब वर्तमान में मनोविज्ञान आंतरिक व्यक्तित्व को सबसे ज़्यादा महत्व देता है, लेकिन आज की जनरेशन बाह्य व्यक्तित्व को सबसे ज़्यादा महत्व देती है। प्रश्न 10, पावलोव के अधिगम का जो सिद्धांत प्रतिपादित किया वह क्या है? पावलोव ने अधिगम का जो सिद्धांत प्रतिपादित किया वह क्या है? वो कौन सी नाम से जाना जाता है? बहुक्रिया, आंशिक क्रिया, अनुकूलित अनुक्रिया, आत्मीकरण।
आत्मीकरण का मतलब जिस चीज़ को देखना और उसी तरह से ग्रहण कर लेना। ये आपके अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। अर्थात इन्होंने जो महत्व दिया था, दो चीज़ें थी इनमें जो है, एक तो उद्दीपक का होना अनिवार्य है, एक अनुक्रिया। अनुक्रिया अनुक्रिया एक होती है जो स्वाभाविक अनुक्रिया होती है। उद्दीपक दो प्रकार के होते हैं, एक स्वाभाविक उद्दीपक और दूसरा अस्वाभाविक। इनके अनुसार अनुबंधन क्या है, जब अस्वाभाविक उद्दीपक के प्रस्तुत करने पर स्वाभाविक अनुक्रिया होना शुरू हो जाए तो पावलोव के अनुसार क्या है, अनुबंधन है। पावलोव के सिद्धांत को सिद्ध करने के लिए आपके वाटसन महोदय अपनी पत्नी रेनर के साथ 1920 में प्रयोग किया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं। अधिगम तब तक संभव नहीं है जब तक कि व्यक्ति शारीरिक और मानसिक रूप से डाट नहीं हो। अब यहाँ याद रखना, प्रश्न में आपको कन्फ्यूजन किसी भी प्रकार की नहीं होनी। तत्परता, सूझबूझ वाला, परिपक्व, उपयुक्त सभी। कुछ लोग तत्परता की तरफ जाएंगे तो तत्परता याद रखना शारीरिक तत्परता नहीं होती है, मानसिक होती है। शारीरिक दिया गया है, मानसिक दिया गया है, तो इसलिए हम परिपक्वता की तरफ चलेंगे। वरना आपके अधिगम जो है, अधिगम को परिपक्वता तो प्रभावित करती है, लेकिन परिपक्वता के कारण होने वाला परिवर्तन अधिगम नहीं कहलाता है। अगर किसी बालक में परिपक्वता के कारण कोई भी चेंजेस दिखाई देते हैं तो वो आपके लर्निंग प्रोसेस के अंतर्गत नहीं आएगा। लेकिन यदि इफेक्टिव की बात की जाएगी तो आपके कह लीजिए कि परिपक्वता जो है आपके लर्निंग प्रोसेस को प्रभावित करती है। अगला क्वेश्चन नंबर 12, कक्षा कक्ष में समूह क्रियाएं प्रोत्साहित की जाती हैं उन्नत करने को। किस चीज को उन्नत करने के लिए? प्रतिस्पर्धा को, मित्रता को, सहयोग को या दुश्मनी को? सामूहिक क्रियाएं जो प्रोत्साहित की जाती हैं एक शिक्षक के द्वारा, तो क्या उत्पन्न होती है बच्चे के अंदर? सहयोग की भावना उत्पन्न होती है, क्योंकि समूह एक सहयोग के द्वारा बनता है। समूह का एक उद्देश्य होता है और समूह के प्रत्येक सदस्यों का अपना क्या होता है, योगदान। जिस तरह से एक टीम के अंदर 11 खिलाड़ी हों क्रिकेट टीम के अंदर, तो 11 खिलाड़ियों का सभी का योगदान होता है, सभी अपना रोल प्ले करते हैं। तो ये आपके प्रोत्साहन जो है प्रभावित करती किसमें? सहयोग के लिए ये चीज़ें की जाती हैं आपके कक्षा में या विद्यालय में या कहीं पर भी ऐसी। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 13, सीखने के प्रकार हैं। कौन कौन से प्रकार हैं सीखने के? गामक अधिगम, ज्ञानात्मक अधिगम, संवेदनात्मक अधिगम, उपयुक्त सभी। गामक का मतलब होता है आपकी शारीरिक एक्टिविटीज से होता है, शारीरिक क्रियाओं के द्वारा। और संवेदनात्मक का, ज्ञानात्मक का मतलब होता है आपके ज्ञान से, संवेदना का मतलब होता है फीलिंग से। तो याद रखना तीनों प्रकार के अधिगम होते हैं। गामक अधिगम के साथ साथ गामक क्रिया होती है जिसे मोटर स्किल के नाम से जाना जाता है। मोटर स्किल कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है, एक ग्रॉस मोटर स्किल और दूसरा फाइन मोटर स्किल। तो कभी भी मोटर स्किल से लेकर पूछा जाता है। ज्ञानात्मक अधिगम के साथ साथ ज्ञानात्मक जो है उद्देश्य भी होता है, ब्लूम महोदय ने दिया था। ठीक, अगर अच्छा लग रहा है तो शेयर कर दीजिए, देख के रहे हैं लाइक कर दीजिएगा, जो लोग देख रहे हैं लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। छात्रों द्वारा विचार विनिमय किया जाता है कब? किसी विशेष परिस्थिति में, वाद विवाद में, सम्मेलन या गोष्ठी के द्वारा और प्रोजेक्ट के द्वारा। विचार का विचार विनिमय का मतलब होता है आदान प्रदान। कब होगा? वाद विवाद करेंगे तब नहीं, जब आप सम्मेलन या गोष्ठी का आयोजन करेंगे तो उसमें विचारों का क्या होता है? आदान प्रदान। अब आपके जहन में बन जाना चाहिए, ध्यान आना चाहिए कि जब भी विचारों का आदान प्रदान होता है उस क्रिया को हम कम्युनिकेशन कहते हैं, संप्रेषण कहते हैं। संप्रेषण की प्रक्रिया अकेले नहीं हो सकती। बहरहाल जिक्र किया जाता है संप्रेषण के प्रकार में, अंतःमुखी या होता है आपके संप्रेषण 2 प्रकार के होते हैं, अंतरा और अंतर होते हैं। तो जब 2 व्यक्तियों में बात होती है वो भी कम्युनिकेशन है, स्वयं से बातें करना वो भी कम्युनिकेशन के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन आखिरी है, आपके स्क्रीन पे आ चुका है। सीखने की असफलताओं का कारण समझने की असफलताएं हैं, ये कथन किसका है? मार्शल का, मॉर्गन का, ग्रीनलैंड का, क्रॉनवेल का?
सीखने की असफलता का कारण समझने की असफलता। यदि हम किसी चीज़ को समझ ना पाएँ तो स्वाभाविक है हम सीख नहीं पाएंगे तो समझ नहीं पाएंगे। ये आपके मार्शल से संबंधित है। ये आपका 15 क्वेश्चन। आपसे आशा है कि यदि आपको क्लासेज पसंद आ रही हैं तो कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये सेशन अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है। अब हम जल्दी ही आपके सामने लाइव आएंगे और क्लासेस टॉपिक को लेकर चलेंगे। सेशन क्वेश्चन का अलग चलेगा, टॉपिक भी हम जिक्र करेंगे। यदि आपको हमारा चैनल हमारे द्वारा दिया गया मैटर अच्छा लग रहा है तो स्वाभाविक है हमारे यूट्यूब चैनल टीचिंग अड्डा 2.0 को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ने के लिए तो शेयर कर दीजिएगा। अगर अच्छा लग रहा है तो कमेंट बॉक्स में जाइए, कमेंट करिए, अपने विचार दीजिए कि आपको क्लास कैसे लग रही है। अगर अच्छी लग रही है तो लाइक का बटन किनारे पे लगी हुई है, दबा दीजिएगा लाइक का बटन। और आप हमारे साथ इतने समय तक जुड़े रहे, आपको जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, देखते रहिए आप अपने चैनल को। धन्यवाद।